इसमें दिए वो हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे। बट एक कंडीशन है कि ऑनेस्टली प्रिपेयर करना, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम के इसको रटना है या मेमोराइज करना है वो मत करना। और पॉलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका जो पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं ना, आप बड़े एम्पावर्ड से फील करते हो। मैं तो करता था, जब मैं पॉलिटी पढ़ता था, अपने फंडामेंटल राइट्स को देखता था, मुझे क्या क्या राइट्स हैं, बड़ा इग्नोरेंट सा फील होता था कि अब तक लाइफ गुजार दी, अभी तक ये नहीं पता था क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखे हैं हमें, क्या आपके लीगल राइट्स हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। तो वो पढ़ने के बाद बड़े एम्पावर्ड फील होते हो। तो पॉलिटी तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, बट पॉलिटी का एक चीज़ है कि इतने आर्टिकल्स, इतनी चीज़ें हैं कि इसको बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं हम लोग। तो मैंने लक्ष्मीकांत थी बुक थी बहुत बार पढ़ा था, बहुत बार, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे नुआंसेस हैं, चीज़ें हैं जो मिस आउट हो जाती हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जैसे अभी सर चीज़ें करा रहे हैं, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना पॉलिटी की, कि एक ब्रीफ में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसे है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसके जो नुआंसेस हैं, जो वैसी चीज़ें हैं, स्पेसिफिक्स हैं, उसमें जाना और देखना कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड, वो आप ये समझो कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ प्रिपरेशन में कि अपनी एक क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखना क्वेश्चन करने की। कभी भी कोई चीज़ जिस तरीके से चलती आ रही है या बोला जा रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि सबने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम भी एक्सेप्ट कर लो। तर्क वितर्क जो बोलते हैं ना, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन, वो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कन्वर्सेशन को, डिबेट को हमेशा लाइव रखता है। तो ये अगर क्वालिटी आप में है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलोगे। स्कूल में भी होता है, हमने कोचिंग में भी देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अटपटे से क्वेश्चन करते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, बट रियली में जो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चीज़ों को क्वेश्चन करता है, स्टेटस को क्वेश्चन करता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो रियल में अपने माइंड को ग्रो कर रहा होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो, हमेशा ये क्वेश्चन करने की एक जो क्वालिटी है ना, वो कभी मत खोना। न्यूज़पेपर में आप कोई चीज़ देख रहे हो तो अपना ओपिनियन जब फॉर्म करते हो तो ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ आपने पढ़ी उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करना। सारी चीज़ें देख के तब अपना ओपिनियन फॉर्म करना कि ये ऐसा है इसलिए ऐसा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं तो नहीं बात करूंगा ज़्यादा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप, मुझे लगता है 1 महीना हो गया है तो थोड़ा थोड़ा फ्लो में आ गए हो। तो आई फील कि आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक क्या इश्यूज़ हैं आपको, कोचिंग में कैसे किस तरीके से चल रहा है, तो उस तरीके से मैं एड्रेस करता हूँ क्वेश्चंस को वहाँ पे। तो कोई भी आप कोई इशू है तैयारी से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, देखो नोट्स मेकिंग का क्या है ना, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि आप फर्स्ट सेकंड रीडिंग जो कर रहे हो ना, उसमें अपने दिमाग से निकाल दो कि नोट्स बनाना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, देख लो कि आपको कितना यूज़फुल लगती है या कितना आपके लिए हेल्पफुल रहती है। नोट्स का दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। फर्स्ट रीडिंग जो करते हो उसमें पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो। किसी भी चीज़ की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो पहली, ये मत सोचो कि इसमें से नोट्स क्या बनाना है या क्या, किस तरीके से सारा चैप्टर चल रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लो। और मैं तो बोलता हूँ सेकंड रीडिंग में भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बेसिक आइडिया चीज़ों को, ये क्यों होता है, जैसे सपोज आपने कोई इशू पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया रेगुलेशन का चल रहा है, आज आपने कोई एक चीज़ पढ़ी तो आप उसका कुछ स्क्रिबल कर लोगे और नोट्स बना लोगे। कल को लगेगा ये पूरा नहीं हुआ है, तो होता क्या है कि उसमें फिर ऐड ऑन होते हुए वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है। तो एक टाइम पीरियड देना चाहिए किसी भी चीज़ को कि वो प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको पता चल जाए, उसके बाद ही आप नोट्स मेकिंग पे जाओ। तो पहली, जैसे अभी आप जिस फेज़ में हो, 1 महीना 1.5 महीना आपकी प्रिपरेशन का हुआ है, अभी
मेरा सजेशन है कि उतना फोकस मत करना नोट्स पे, पहले अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, उसके बाद फिर नोट्स मेकिंग पे जाना। आज मैं एक थोड़ा कंटेंट भी लाया था वीडियो बनाने के लिए, तो नोट्स मेकिंग का मैं उसी वीडियो में डालूंगा किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ये उठ रहे थे, लोग कहते थे कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है नोट्स, पूरा उसका नोट डाउन करना, फिर वो हम लोग जो है उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, वो रखा रह जाता। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ये होता था कि मैं नोट्स बनाता था, वो पूरा एकदम बड़ा बंडल हो जाता था, उसके बाद वो साइड में चला जाता था और रिवीजन होता नहीं था। तो ये बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, होता है नोट्स मेकिंग में, धीरे धीरे ही आप सीखते हो। जब फर्स्ट नोट्स आप बनाओगे तो बहुत बल्कि बनते हैं, उसको आप कम करके जब दूसरा बनाओगे तो थोड़ा से कम हो जाते हैं। आखिर में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे बिल्कुल बहुत कंसाइज हो जाते हैं नोट्स। उनमें क्या होता है कि प्रीलिम्स मेंस से पहले बस उसको हल्का सा पेजेस टर्न करने रहते हैं और आप पूरा हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर लेते हो। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, ये तो इससे घबराना मत कि नोट्स नहीं बन रहे हैं या नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि बन रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप धीरे धीरे आओगे। कितना भी मैं ट्राई कर लूँ आपको बताने का कि किस तरीके से बिल्कुल कंसाइज नोट्स बनाने हैं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप उस स्टेज पे डायरेक्टली पहुँच जाओ। आप हल्के हल्के ही उस स्टेज तक पहुँचोगे। तो नोट्स को लेके अभी थोड़ा सा जो है इतनी टेंशन मत लो, एक दो रीडिंग हो जाएं, जब नॉर्मल पूरा एक सिनेरियो आपको पता चल जाए उसके बाद आप नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट? बढ़िया है, सारे, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब? हाँ सबको? हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या। मैंने अपनी वीडियो में कुछ लोगों को यही सजेस्ट किया था कि एनसीईआरटीज़ जो होती हैं वो ऑलरेडी बहुत कंसाइज वे में दी हुई होती हैं, तो उनका नोट्स मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता उनका बनाना। आप खाली एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लोगे, उन्हीं में मार्किंग कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो ऑप्शनल में आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो जब डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले आपको वो बुक सारी दोबारा से खोल के पढ़नी पड़ेंगी, उतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो ऑप्शनल के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि आप सपोज़ आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एग्ज़ाम में जब वो आएगा तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे कि उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी। तो उसके लिए इशू वाइज नोट्स बनाने ज़रूरी हो जाते हैं। सपोज़ फार्मर्स लॉज है, तो फार्मर के जो ये लॉज आए हैं इनमें क्या प्रोविजंस हैं, इनमें इनके क्या इश्यूज़ हैं या इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये आप अपने दिमाग में सिर्फ पढ़ के फीड नहीं कर सकते। जब तक वो नोटेड डाउन नहीं है पॉइंट के फॉर्म में, तब तक वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आई फील के करंट अफेयर्स के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शनल के नोट्स बनाना तो कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी एनसीईआरटीज़ और ये चीज़ें अगर आप स्किप भी कर रहे हो नोट्स में तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, नोट से। मेंस में क्या होता है जनरली लोग लिखते हैं तो ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम्स बना रहे हैं या कोई और फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन के लिए लोग अच्छा दिखाने के लिए कलर्स का यूज़ कर लेते हैं। बट जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आजकल देखोगे कि मार्कशीट्स में नेगेटिव मार्किंग का भी आने लगा है कि -10 -5। किसी की मेंस मार्कशीट अगर आप उठा के देखोगे तो यूपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कॉशियस हो गई है कि आप अगर मार्जिन्स के इधर उधर कहीं लिखेंगे या कुछ ऐसा साइन वाइन बनाएंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो उसमें वो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो आपने सपोज़ कोई कलर यूज़ किया या कुछ उस तरीके से रेड ब्लू करा, तो उसमें ऐसा लगा कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो उसमें से हो सकता है वो नेगेटिव मार्किंग कर ले। तो इसलिए जनरली अवॉइड करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, ये चीज़ है। हाँ देखो, ये तो रहता है कि आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं मेंस में 3 घंटे में, तो उतना टाइम नहीं होता है। बट ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो क्या होता है कि सपोज़ दिल्ली में जाओगे आप तो 14,000 लोग अगर मेंस लिख रहे हैं
तो उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं इतने सारे, और वो सब लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं। तो आप स्टैंड आउट होने के चक्कर में क्या करते हो कि कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करते हो। तो उसमें लोग ये करने लगते हैं कि कुछ पेन यूज़ करेंगे, कलर्स यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये सब। तो ये सारी चीज़ें उस लेवल पे आती हैं जब आप अपने आप को स्टैंड आउट करने का ट्राई करते हो एग्जामिनर के सामने। हाँ, आप जो करना है आपको प्रेजेंट करना है, आपको मार्क्स चाहिए एग्जामिनर से, तो आप उस तरीके से दिखा सकते, जो आपकी स्ट्रेंथ हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ये चीज़ है। हाँ, मैथ्स देखो, ज्योग्राफी के लिए क्या है ना कि अभी तो कम हो गया है, फिर भी पहले तो 60 मार्क का मैप मार्किंग आती थी, अब तो 20 मार्क की है। तो मैथ्स 20 की है ना अभी, पता नहीं है, 20 की है शायद। हाँ, तो मैप मार्किंग के लिए बेस्ट क्या करना चाहिए, मैंने मैप्स जो इंडिया के मैप होते हैं वो आप प्रिंट आउट कर निकाल सकते हो। वैसे तो एटलीस्ट हमेशा अपने पास रखा करो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट जब सामने होती है ना, सपोज न्यूज़ में कोई पर्टिकुलर प्लेस आई कि रशिया में ये हो गया, या यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट जो है, कल रिपोर्ट थी कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो 40 ईयर्स में वो ख़त्म हो जाएगा या कुछ, तो अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे है वो आप एटलस में देख सकते हो। रशिया की कोई न्यूज़ है तो एटलस में, तो जब आप एटलीस्ट सामने रखते हो और मार्किंग करते रहोगे तो वो सारी चीज़ें आप पिक्चराइज कर सकते हो। ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि आप लेके बैठ जाओ और सारी चीज़ें देखने लगो और वो करो, तो वो आप रिमेंबर नहीं कर सकते। तो ज्योग्राफी की मैप मार्किंग के लिए आप मैप्स निकाल सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हो, जैसे माउंटेन पीक्स हो गई, एक मैप पे आपने माउंटेन पीक्स पूरी मार्क कर ली, रिवर्स हो गए, आपने एक मैप पे रिवर्स मार्क कर लिए, उसके बाद डेजर्ट्स या जो भी ज्योग्राफिक फीचर्स होते हैं उनका एक एक मैप बना लिया और उनकी पूरी मार्किंग कर ली और उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये ज्योग्राफी के लिए इनफ हो जाता है मैप मार्किंग। और कुछ? मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का इतना पता नहीं है, बट मीडियम का थोड़ा सा इशू आता है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आए, मैं तहसील में था, वहाँ पे भी आते थे कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो क्या इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना चाहिए या हिंदी में ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ कि देखो, एग्ज़ाम इज़ अबाउट एक्सप्रेशन के किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो आप अपने आप को। तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, आपको अगर एक्सप्रेशन अच्छा है तो नंबर्स मिलेंगे। बट हिंदी में इशू यही है मेन कि कंटेंट का इशू है कि जो इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है वो हिंदी में उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऑप्शनल्स का जनरली आई फील कि मिल जाता है, सोशियोलॉजी का हिंदी में आपको मिल जाएगा। लेकिन एथिक्स है या और चीज़ें हैं, उनका थोड़ा सा इशू होता है कि उनका कंटेंट हिंदी में अवेलेबल करना, वो कोचिंग्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको, लेकिन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो उतना ही अच्छा स्कोर्स मिलते हैं हिंदी में भी जितने इंग्लिश में मिलते हैं। कितना? देखो, वही मैंने एक चीज़ आपको मैंने अपनी वीडियो में भी बोली थी कि आप जब तक एग्ज़ाम को समझोगे नहीं ना, तब तक तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ मैंने बोली थी कि 15-20 डेज़ मिनिमम जब आप तैयारी कर रहे हो उस वक्त आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखो। जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर एनालाइज करोगे ना, बैठ के रोज़ देखोगे, तो आपका आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस डेप्थ में पूछे जाते हैं। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो या सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स आज पढ़ा आप लोगों ने, आपको अगर आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर सामने हैं, पॉलिटी के पेपर सामने हैं, क्वेश्चन सामने हैं कि किस तरीके से पॉलिटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो आप इस चीज़ को रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अपने
सामने हमेशा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रखना, और जो भी पढ़ते हो उसको देखना कि उसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आजकल क्या होता है, प्रीलिम्स के सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि पॉलिटी के अलग आपको दे देंगे सेग्रीगेट करके, ज्योग्राफी के अलग, तो उनकी बुकलेट्स बना लो। पॉलिटी आज आपने पढ़ा, उन क्वेश्चंस को देख लो कि किस तरीके से पूछे गए हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम बहुत बचाती हैं, वरना क्या होता है कि टाइम बहुत लग जाता है प्रिपरेशन। ऐसी एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का है कि आप जब देखोगे कि किस तरीके से कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है। पहले मेडिवल क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, तो मेडिवल इंडिया से तो लोग क्या करते थे, एंशिएंट और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करते थे, पर पिछले 2 सालों से 3 सालों से मेडिवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो लोगों ने मेडिवल पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूपीएससी किस चीज़ को वेटेज कर रहे हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपको सबकी रखनी है। हिस्ट्री जैसे मैंने बोला, जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको फैक्ट्स, फिगर्स, किंग्स या इवेंट्स, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको एक हिस्ट्री की टाइमलाइन, किस तरीके से हिस्ट्री चली, उस पे फोकस करना है, तो उस पे आप ध्यान देना, ठीक है। आंसर राइटिंग का भी देखो क्या है कि अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आंसर राइटिंग भी एक स्टेज के बाद, मेरी वीडियो देखी है वो जो मैंने 1 ईयर प्लान बताया था, वो हाँ वीडियो बरेली अभ्युदय के प्लेटफॉर्म पे ही है, 1 ईयर प्लान। तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग का भी यही बोला था कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स 4 मंथ जब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो ना सारे सब्जेक्ट्स की, उस वक्त ज़रूरी नहीं है आंसर राइटिंग कि आप पूरा आंसर राइटिंग पे जाओ, बट 2-3 महीने के बाद जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो स्टार्ट करने में क्या है कि आपने वीकेंड्स पे लिख लिया, कभी ऐसे कुछ जो भी मन में आया टॉपिक वो लिख लिया, लेकिन कभी आंसर राइटिंग में ये नहीं सोचना कि जब मेरा कंटेंट तैयार हो जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा। एक चीज़ आई कैन एश्योर यू कि आप सेलेक्ट भी हो जाओगे तब भी आपका कंटेंट पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, सारी चीज़ें आप कभी कवर नहीं कर सकते हो। द मोमेंट यू फील कि आपका थोड़ा जीएस कवर हो गया है, थोड़ा लिखने की एक आपके पास कंटेंट आ गया है, तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। आप दिन में 1-2 क्वेश्चन लिख लो स्टार्टिंग में, वीकेंड पे लिख लो कभी, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब प्रीलिम्स के बाद आपको टाइम मिलता है या 6-7 महीने हो जाते हैं, उसके बाद रेगुलर आप 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन लिख सकते हो। और इसी बीच आप प्रीवियस ईयर्स मेंस के जो क्वेश्चन है ना, उन्हें भी रेगुलरली देखते रहो किस तरीके से क्वेश्चन हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में, ठीक। और देखो ये सारे डाउट्स आपकी प्रिपरेशन में आएंगे। ये मैं जब वहाँ पे गया था ना प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में, तो जब देखता था तो मुझे लगता था कि ये हो ही नहीं सकता है, कैसे कवर करूँगा, क्या होगा, बस ये है कि चलो पढ़ लेते हैं, ये था। और इतने सारे डाउट्स, किस तरीके से आंसर राइटिंग करूँ, किस तरीके से ये करूँ, कब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता था। तो ये सारे थॉट्स निकाल देना, ये डाउट्स जो है ना खुद ब खुद जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते रहोगे वो क्लियर होते जाएंगे। बस आप एक पर्टिकुलर ट्रैक को लेके चलते रहना। ये ना हो कि आज ये हो गया, इसने कह दिया ये कर लो, कल को उसने कह दिया वो कर लो, तो उसी में फंसे रह जाओगे। जब आप एक ट्रैक पे चलते रहोगे तो डाउट्स भी आते रहेंगे और वो क्लियर भी होते जाएंगे। तो ये चीज़ करना, ठीक है। किसका? हाँ हाँ, देखो गवर्नमेंट जॉब में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप एक लेवल मूव कर जाते हो, ठीक है। तो सपोज़ एक आईएएस ऑफिसर जो होता है वो प्रोबेशन के बाद 1-1.5 साल एसडीएम रहता है, फिर सीडीओ बनता है 2-2.5 साल के लिए। तो ये फिक्स्ड आपके टेन्योर्स हैं जिसमें आप मूव करते रहते हो। लेकिन देखो आप जिस तरीके से काम करते हो, आपकी परफॉर्मेंस जो होती है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप किस पोजीशन पे रहोगे। मे बी आप सीडीओ रह रहे हो, सीडीओ किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, बट आपका काम उतना अच्छा नहीं है, तो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल्स में कोई भी चीज़ है वो सबको पता होती है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आगे चल के होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। अगर सपोज़ कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना है तो गो टू पर्सन कौन होगा, वो जो एफिशिएंट है, तो आपको कॉल किया जाएगा। तो ये है कि गवर्नमेंट उसमें आप एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रोमोट होते चले जाओगे, लेकिन वो प्रमोशन सिर्फ क्या है कि पे स्केल में या इस चीज़ में होता रहेगा। लेकिन आपको अपनी इमेज, अपनी परफॉर्मेंस बनानी है तो आपको वर्क करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में मे बी वो वर्क ही पूरा बेसिस हो जाता है प्रमोशन का,
बट गवर्नमेंट सर्किल में क्या होता है, वो वर्क आपकी पूरी परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है कि आपका करियर किस तरीके से रहेगा। ठीक है, डन। हाँ देखो, करंट अफेयर्स का ये है, मैं आज उसी की एक वीडियो बनाऊंगा। करंट अफेयर्स मैं जब पढ़ता था तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है करंट अफेयर्स में क्या होता है कि इशू बेस्ड टॉपिक होना चाहिए। फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें तो आप करते ही रहते हो कि कोई भी फैक्ट आएगा, आप करंट अफेयर्स क्या करते हो, न्यूज़पेपर और मैंने बताया था एक मैगजीन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी मैगजीन सेलेक्ट कर सकते हो। आजकल मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कोचिंग, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी की भी आप पकड़ सकते हो। वो लोग क्या करते हैं कि स्पून फीडिंग कर रहे हैं आपके लिए, वो लोग कंटेंट जो है तैयार करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, तो फैक्ट्स आपको वहाँ से मेमोराइज कर सकते हो। इश्यूज़ जो होते हैं करंट अफेयर्स में, उनको आपको नोट्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखना बस। एक तो क्या होता है, कोई भी लॉ है या कोई भी इशू है, उसका एक प्रेमाइस होता है, वो उसमें क्या है, क्या चीज़ें, तो वो मेन आ जाता है। तो व्हाट इज द इशू, सपोज फार्मर लॉज है, तो उन लॉज के क्या प्रोविजन है, क्या चीज़ें हैं, वो एक चीज़ हो जाती है। तो आप कंसाइज में वो चीज़ लिख लो। दूसरा क्या होता है कि उन लॉज में इशू क्या है, 3-4 पॉइंट इशू देख लो कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है या क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बेनिफिट्स क्या हैं उन लॉज के। तो आप बेनिफिट्स के लिए भी इस तरीके से 3-4 पॉइंट देख सकते हो। होता क्या है कि जब आप कोई इशू पढ़ रहे हो तो इशू बेनिफिट्स में सपोज अब आपके पास एक पॉइंट है तो आप पूरा उसको नोट डाउन कर देते हो, तो वो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, तो उसको बुलेट पॉइंट्स में आपको मेंशन करना रहता है। और लास्ट एक चीज़ होती है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो इन 4 चीज़ों में किसी भी पर्टिकुलर इशू को आप अगर रखोगे और उनको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में रखोगे, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप इस चीज़ में से चीज़ें पिक कर सकते हो। तो नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो यही होती है कि सपोज ये मैंने बना लिया और बुलेट पॉइंट्स कुछ हैं वो मेरे दिमाग में हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आता है मैं उन बुलेट पॉइंट्स से एक्सपैंड कर सकता हूँ अपने आंसर को। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक पर्टिकुलर इशू को लेके कि किस तरीके से इसमें सेट इन किया जा सकता है पॉइंट्स को। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका इंटरेस्ट, देखो ऑप्शनल सोलली आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरे बैच के जो टॉपर हैं कनिष्क, उसका मैथ्स ऑप्शनल था, 360 प्लस उसके मार्क्स थे। तो मैथ्स जो है बहुत स्कोरिंग है, हमेशा से स्कोरिंग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन उठ के अगर मैथ्स ले ले तो वो स्कोर कर लेगा। मेन चीज़ है इंटरेस्ट आपका। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैथ जो है बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, इंटरेस्ट देखो, मार्किंग तो चेंज होती रहेगी, आज मार्क्स मिल रहे हैं कल को नहीं मिलेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सपोज आज मार्क्स नहीं मिल रहे, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे, मे बी उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है और एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप अपने आप को डिफरेंट करो, डिफरेंट दिखाओ, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी शो करो कि जो उसने एक्सपेक्ट कर रहा है उस टाइप से। तो वो तभी आ सकती है जब आपके अंदर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेके। अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आप उस सब्जेक्ट को लिंक नहीं कर पाओगे डिफरेंट एस्पेक्ट से, आप उस सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं जा पाओगे। तो सोल क्राइटेरिया ऑप्शनल सेलेक्ट करने का वो इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ। हाँ। कुछ नहीं, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको करते ही रहना है। कुछ भी पढ़ रहे हो, जब भूलते हो रिवाइज कर रहे हैं, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि
मतलब एग्ज़ाम है, एनालिसिस का है और ये, बट मैं बता रहा हूँ कि एक लेवल पे आपको रटना है चीज़ों को। एनालिसिस तो एक चीज़ है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उस इशू को पूरा समझा करा, वो एनालिसिस हो गया उस क्वेश्चन उस इशू का। बट उसके बाद आपको चीज़ें रटनी है, जितनी रटी हुई होंगी ना चीज़ें, उतने अच्छे से आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्ज़ाम में। अगर ये पर्टिकुलर इशू के सारे पॉइंट्स मुझे रटे हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उन पॉइंट्स को फटफट उतार सकता हूँ पेपर पे, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो वो आती है रिवीजन से। तो अपने जो सोर्सेज हैं उनको कंसाइज कर दो, बिल्कुल जितने कम हो सकते हैं उतने कम रखो और उन्हीं का रिवीजन करो बार बार। वो तो नेक्स्ट लेवल है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि इतने लोग प्रिपेयर करते हैं, कुछ 2-2 3-3 साल, कुछ 5 साल अपना सब लोग प्रिपेयर करके और जाते हैं फिर ट्रेनिंग के लिए। अब मसूरी अपने आप में वैसी हिल स्टेशन है और क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है मसूरी को, और एकेडमी खुद अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखोगे वहाँ पूरा जो एकेडमी बनी हुई है वो पूरे हिल पे बनी हुई है और इतने अच्छे से पूरा वहाँ पे रहता है। तो इतने फ्रस्ट्रेशन, इतने स्ट्रेस के बाद जब आप जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। पढ़ाई तो एक चीज़ है, वहाँ मस्ती भी बहुत होती है। तो दिन में पढ़ो, शाम में पूरा एन्जॉयमेंट रहता है, कल्चरल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपका फोकस रहता है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हो। वहाँ पे ट्रेनिंग आपको बस एक कुछ क्वालिटीज़ जो ऑफिसर में चाहिए होती हैं उस चीज़ के लिए वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो लोग काफ़ी फोकस करते हैं, कन्वर्सेशंस, डिबेट्स ये करवाते हैं, ताकि आप वो एक हिचक रहती है ना इंसान के अंदर पब्लिक इंटरेक्शन में, वो निकल जाए और थोड़ा सा इस तरीके से। तो ट्रेनिंग का ये पार्ट रहता है वहाँ पे। ठीक है, करे माइंड से, है ना? और कुछ लास्ट कोई? हाँ। इंटरव्यू का देखो, सुजाता मैम थी मेरी जो बोर्ड चेयरमैन थी, उसके बाद सत्यवती मैम थी। तो इंटरव्यू में क्या है ना, एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है वो, आप किस तरीके से, ऑलरेडी मेंस में वो सब चेक कर चुके हैं, नॉलेज वॉलेज जो है आपका। अब वो वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिस तरीके से आप स्ट्रेस में आओ और आप उस स्ट्रेस को किस तरीके से ले रहे हो, उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हो, वो भी वो देखते हैं। कभी कभी ऐसी एक सिचुएशन देंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो जनरल एक जो चलता रहता है ना इंटरनेट पे कि कितनी सीढ़ियाँ आई और उसने कौन सी शर्ट पहनी और इसने ये पहनी और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले बता दूँ। तो मेनली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, कि कोई भी एक पर्टिकुलर इशू है उस पर आपका ओपिनियन क्या है। और वहाँ पे राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है कि ये चीज़ राइट है। आप जो कह रहे हो आप उसको किस तरीके से डिफेंड कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तो एक टीचर वो बोले कि पाकिस्तान के साथ जब इशू चल रहा था कि सपोज़ कोई आपसे पूछता है शुड वी बॉम्ब पाकिस्तान, तो वो कहने लगे कि बच्चों का ये होगा कि सर इसमें ये इशू होगा, ये वो होगा, ये होगा, इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से। तो वो बोले कि इंटरव्यू में इट इज़ लाइक कि आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो यस सर वी शुड डू दैट, और उसके बाद आप डिफेंड कर सकते हो कि क्यों ज़रूरी है। और आप उसको नहीं भी बोल सकते हो नहीं सर ये ठीक नहीं है, एंड उसको आप डिफेंड कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ राइट रॉन्ग नहीं होती है इंटरव्यू में, आप उसको डिफेंड कैसे करते हो वो मैटर करता है। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। ठीक है, वाइंड अप करें? हाँ चलो यार, पढ़ो अच्छे से, प्रिपेयर करो। और भी कोई डाउट हो या कुछ हो तो सर के थ्रू मुझे बता देना, या मैं आऊँगा कभी तो उसमें बता सकते हो।
तो स्पेसिफिक डाउट्स तब आते हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल पे ले जाते हो, उसके बाद आपको स्पेसिफिक डाउट्स आने लगते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो अभी तो बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो चीज़ों की, बिना टेंशन पढ़ो, आराम से सारी चीज़ें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो। यहाँ पे भी जैसे बैठे हो तो नोट्स तो ठीक है इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स से ज़्यादा उस चीज़ को समझने में कि उसका बेसिस क्या है, कहाँ से आई है, वो किस तरीके से है, वो एक अंडरस्टैंडिंग लो। और रिविज़न करा करो जब भी जाते हो, आज कल, और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है अगर हो सके तो आने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, तो थोड़ा सा उससे पहले देख लिया तो उसको समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट शेड्यूल हमारा मंडे से क्लासेस कब से रहेगा, और मंडे को आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, ट्यूसडे वेडनेसडे हिस्ट्री पॉलिटी, थर्सडे फ्राइडे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है।